नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। बीजेपी की ये कौन से राम है। दूसरा, बीजेपी के को नीतीश से क्या दिक्कत है। तीसरा, क्यों बीजेपी राज्य और केंद्र में झगड़ा कराने पर उतारू है। इन तीनों विषयों पर विस्तार से बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको हमें एक छोटी रकम आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी होती है। तो सबसे पहली बात, बीजेपी के ये कौन से राम है। कल बीजेपी और आरएसएस के तत्वाधान में अयोध्या में राम जन्मभूमि में एक नए रामलला की, जिनको अब बालक राम कहा जा रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्योंकि जो ओरिजिनल राम लला विराजमान थे, जिन्होंने इतने साल मुकदमा जीता, उनके नाम से मुकदमा हुआ, वो राम जन्म जो लला हैं वो तो ऑलरेडी हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा है। अब बीजेपी की अपनी जिद है। बीजेपी ने कई नए तरह के काम किए। मैं पहले थोड़ी कष्ट वाली बात पे आपसे दो बात कर लूँ। मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरा ऑफिस यहाँ का जो मुख्य मार्केट है हजरतगंज, उसके चौराहे पे है। मैं मेन मुख्य मार्केट में ही मेरा दफ्तर है पिछले 20-22 साल से। वहाँ पे कल शाम को दिन भर तो आवाजाही थी ही, क्योंकि कल मोटरसाइकिल पे जो भगवा झंडे आगे पीछे लगा के आप अगर रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं, उल्टी साइड से भी आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कल तो सारी चीज़ों की छूट थी। ठीक है भाई, बीजेपी इतना बड़ा उत्सव मना रही थी, मोदी जी आए थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल शाम को जो एक फुहड़ता और एक, अब मैं उसको क्या कहूँ, मतलब वो बीजेपी के लिए वो पूजा अर्चना और बीजेपी के लिए वो लोग राम के भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो कहीं ना कहीं रामद्रोही थे। मेरे लिए वो सारे मतलब उनके लिए कुछ भी शब्द यूज़ करना खराबी बात है। मैं केवल वीडियो लगा दे रहा हूँ। वीडियो में साउंड भी है, वो साउंड हम लोगों ने सुना है, लेकिन मैं साउंड 2 कारणों से, एक तो उस तरह की साउंड लग नहीं सकती है जिस तरह की गाली गलौज थी। आप ये साउंड देख लीजिए, पटाखे छूट रहे हैं हजरतगंज मेन चौराहे पे, नाक के नीचे मेन जो चौराहा है, पटाखे छूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, डांस हो रहा है, और जो लाउड स्पीकर पे गाना बज रहा है उसमें किसी की मां के कुछ अंगों के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें पूरा वो काम अब बीजेपी और बीजेपी के तथाकथित भक्त और तथाकथित ये जो पीछे जो ये डांस और भांगड़ा कर रहे थे और आता, पूरी तरह से हिंसा भड़काने में, दंगा करवाने में उतारू हैं। क्योंकि एक पक्ष को जिस तरह से उनके मां के साथ और क्या क्या किया जा रहा है, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये अगर मेरे तक ये वीडियो पहुंचा है तो वीडियो तो मतलब जिस जगह मैं ये बात कर रहा हूं वहां से पूरे 1 किलोमीटर पे नहीं, 500 मीटर पे मुख्यमंत्री आवास है, ये वहां भी पहुंचा होगा। ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये बात मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही है, वहां पे मोहन भागवत साहब किस हैसियत से बैठे थे, ये मैं समझने के लिए चाह रहा हूं। वहां पे मैं तो उम्मीद कर रहा था कोई शंकराचार्य जी बैठेंगे, मैं उम्मीद कर रहा था कोई साधु सन्यासी बैठेंगे, मैं उम्मीद कर रहा था कि जो यजमान के साथ, अगर मोदी जी को ऐसा ही था तो भाई यजमान के साथ योगी जी को बिठाए होते। क्योंकि योगी जी, ये बीजेपी के जितने लोग कंबाइंड हैं उसमें धार्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड योगी जी इस काम को करने के लिए, धार्मिक दृष्टि से। बीजेपी की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें, लेकिन उनको मोहन भागवत को बिठाना था।
तो क्या ये आरएसएस का फंक्शन था? क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट बीजेपी को इसके और आरएसएस को बताना चाहिए किसका फंक्शन था। क्या ये आरएसएस का फंक्शन था? और दूसरा, क्या अब जो नए राम जो इन्होंने बालक राम की स्थापना की है, उसमें मोहन भागवत जी का क्या रोल रहेगा? क्या हम ये आने वाले समय में ये देखेंगे कि 4 जो शंकराचार्य के तीर्थ स्थान है, पीठ है, उनके साथ एक 5वां पीठ नागपुर को भी माना जाने लगेगा? क्योंकि इस बात तो शंकराचार्य की तो बात मानी नहीं गई। शंकराचार्य तो अपनी बात कहते रहे कि ये धार्मिक नहीं है, धार्मिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन आपने उनकी बात तो मानी नहीं। तो क्या हम 5वें पीठ के रूप में नागपुर को जल्दी देखेंगे स्थापित होते हुए? अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दो चीजें हुई हैं। नीतीश कुमार की जितनी नेम शेमिंग पिछले 1 महीने से हो रही है, उतनी कभी नहीं हुई। नीतीश कुमार का पहले भी है, मैंने अपने शोज में पहले भी कहा हुआ है, भाई नीतीश कुमार के बारे में पलटू राम, ये राम वो राम बोला जाता है, पर नीतीश कुमार ने जब भी ये किया था, उन्होंने प्योरली पॉलिटिकल डिसीजंस लिए थे। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार जब पहली बार भाजपा के साथ, मोदी जी की भाजपा के साथ गए थे, अटल बिहारी की भाजपा के साथ तो बहुत लोग गए थे। मेरे खुद के नेता, जिनको मैंने एक ही व्यक्ति को नेता माना, तो जॉर्ज फर्नांडिस चले गए थे। लेकिन मोदी जी के साथ जब नीतीश गए थे, तो बिल्कुल ठीक से याद कर लीजिए, 2014 से पहले नीतीश ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्राण प्रण से मोदी को बीजेपी में जिस तरह से उनका उभार हुआ था, उसको प्राण प्रण से रोकने की चेष्टा की थी, उसके अगेंस्ट हुए थे। और क्या क्या नहीं कहा था मोदी तो इनके बिहार के डीएनए की भी बात करने लगे थे। लेकिन उसके बाद जब 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू का एक तरह से सफाया हो गया था, तब नीतीश जी को फिर से रीथिंक करना पड़ा था कि अपने अस्तित्व के लिए वो क्या करें। फिर वो वापस बीजेपी के पास गए थे, अस्तित्व बचाए थे। लेकिन नहीं, माफ कीजिएगा जी, बीजेपी के पास नहीं गए, महागठबंधन के साथ रहे, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा 2014 के बाद, लोकसभा के बाद विधानसभा का। बढ़िया, मतलब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नीतीश जी को ये लगने लगा कि शायद तेजस्वी जी के साथ, और भाई उस समय अगर आपको याद हो, तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव जी भी मंत्रिमंडल में थे। उस समय आरजेडी चूंकि बड़ी पार्टी थी, तो उसका थोड़ा वर्चस्व ज्यादा था। इस समय भी बड़ी पार्टी है, लेकिन शायद इस समय उनको वो डायरेक्शन और वो स्टीयर करने के लिए लालू यादव खुद हैंड्स ऑन मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में इतने दिनों में तेजस्वी यादव भी बहुत परिपक्व हुए हैं। तेजस्वी यादव 2015 के और आज के तेजस्वी यादव में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने जो महागठबंधन 2 की इनिंग है, जो 2022 में शुरू हुई अगस्त में, मैंने एक भी स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का, एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देखा जिस पे कोई उंगली उठा सके। तो नीतीश उस समय वहां से गए थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश और तेजस्वी ने बिल्कुल साफ रूप से, भाई नीतीश रोज रोज क्या जवाब देंगे? रोज होता है कि आज जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, आज जाने वाले हैं, वो बीजेपी में चले गए, जाने वाले हैं, टूट रहे हैं, आ रहे हैं, आधे लोग नहीं हैं, पीछे लोग नहीं हैं। नीतीश और तेजस्वी ने, जो नीतीश जी की स्टाइल है, बिल्कुल ठीक से जवाब दिया। 30 तारीख को वो नीतीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में, जब राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, तो उनके साथ पूर्णिया में एक बड़ी सभा कर रहे हैं। मैं थोड़ा भारत जोड़ो, इस बिहार में और नीतीश कुमार में क्या हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बता दूं। राहुल गांधी 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल से किशनगंज, जो बिहार में है, वहां पे एंटर करेंगे बिहार में। 30 तारीख को पूर्णिया में सभा करेंगे, जिसमें नीतीश और तेजस्वी यादव भी हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी बिहार में 2 फेज में कुल 8 दिन रहेंगे, 7 जिलों में 425 किलोमीटर चलेंगे। सीमांचल के 4 जिले और दक्षिण बिहार के 3 जिले। सीमांचल के 4 जिले जो हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। फिर वो 1 फरवरी को पश्चिम बंगाल में फिर एंटर करेंगे। सेकेंड फेज में दक्षिण बिहार आएंगे। जिस दक्षिण बिहार जब आएंगे तो उस समय वो औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में दौरा करेंगे। अब ये सारी चीज़ का मकसद क्या है, ये समझ लीजिए।
अच्छा हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, पिछली बार 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन जीता था, एक सीट सिर्फ वहां गठबंधन जीता था, वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे जिन्होंने किशनगंज से एक सीट मिली थी। वर्तमान में जो सीमांचल की 4 सीटें हैं जहां राहुल गांधी जा रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, उसमें किशनगंज में कांग्रेस है, पूर्णिया और कटिहार में जनता दल यू है और अररिया में बीजेपी है। नीतीश के ऊपर जो लगातार हमला हो रहा है उसका एक कारण है, बीजेपी ने पिछली बार नीतीश का साथ पाके 2019 में नीतीश कुमार को किसी भी टर्म्स पे अपने यहाँ लाके जिस तरह की अभूतपूर्व सफलता बिहार में पाई थी, 40 में 39 सीट जीती थी, 17 सीट बीजेपी, 16 सीट जेडीयू और 6 सीट पासवान जी वाली एलजेपी, 40 पे 39। इस बार नीतीश जी के महागठबंधन में होने से इसका जस्ट उल्टा होने की भी संभावना है। हो सकता है महागठबंधन को 40 में से 39 सीट मिल जाए और इसलिए बीजेपी परेशान है। आज मोदी जी या बीजेपी और 2024 के इलेक्शन के विजय के बीच में अगर कोई खड़ा है तो केवल 2 व्यक्ति हैं। कांग्रेस की दृष्टि से वो राहुल गांधी हैं और इंडिया अलायंस की दृष्टि से नीतीश कुमार हैं। ये 2 लोग सबसे अहम वो किरदार हैं और मेरे हिसाब से 2 स्टेट भी अगर खड़ी हैं, क्योंकि यही 2 स्टेट अगर रास्ता रोक दी तो फिर रास्ता रुक जाएगा, और वो 2 स्टेट हैं यूपी और बिहार। यूपी में भी हालांकि अखिलेश यादव जी ने भी अपने सुर बदले हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया कल मंदिर जाने से, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है, टिप्पणी की है और ठीक से अपनी बात कही है, क्योंकि यूपी बिहार मिला के 120 सीट में पिछली बार 103 सीट थी। अगर ये 103 से किसी तरह से 60, 65, 75 तक रोक दिया जाता है तो बीजेपी की फिर नैया पार होना मुश्किल लगता है। अब तीसरी बात, क्यों बीजेपी राज्य केंद्र में झगड़ा कराने पर उतारू है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रविवार को हेमंत सोरेन की 60.5 घंटा ईडी ने उनके आवास पे रांची में पूछताछ की। 12:30 बजे करीब पहुंची ईडी की टीम, 8:30 से कुछ पहले निकली उनके घर पर, और वही एक कोई लैंड स्कैम हुआ था 7.25 एकड़ का, उसी का कुछ क्या पैसा कहाँ गया उसी के बारे में पूछताछ कर रही थी। वहाँ पे सरकार गिराने की पूरी कोशिश है बीजेपी की। वहाँ पे जो मंत्री थे कांग्रेस और जेएमएम के, वो पहले पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उनसे मिले, और वो जब तक पूछताछ चलती रहे वो वहीं बैठे रहे उनके आवास पे। वहाँ पे कुछ आदिवासी भी धनुष बाण लेके आके उन्होंने भी अपनी सॉलिडेरिटी के रूप में वहाँ बैठ गए थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद रूलिंग पार्टी के जो एमएलएस थे वो भी जाके उनसे मिले, उनसे सोरेन साहब, हेमंत सोरेन साहब भी आके मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से सरकार गिराई जाए, लेकिन आप लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाइए और वहाँ जाकर ये बताइए कि बीजेपी किस तरह से यहाँ सरकार गिराना चाहती है, किस तरह से वो आदिवासी और मूल निवासी के जो मूल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसको ख़त्म करने के चक्कर में है। हेमंत सोरेन ने इन लोगों को ये भी बताया कि उनका जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके बारे में बताया कि 18 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 7 बार रिपीट किए जा रहे थे। उन्होंने अपने इन साथियों से भी कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है सरकार गिराने का। जो मुख्य बात थी जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों उतारू है सेंटरों, हुआ ये कि इस सब के दौरान सीआरपीएफ के करीब 500 जवान उनके घर के पास पहुंचे। एक उन्होंने राउंड लगाया, रेकी की, और ये करके वो वापस चले गए। जो झारखंड के डीजीपी अजय सिंह है, उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं बुलाया था, उनको नहीं मालूम कि वो किसकी, उनकी जानकारी में नहीं वो कैसे आए। सीआरपीएफ के सूत्रों का कहना है कि उनको ईडी ने बुलाया था इसलिए वो आए थे। अब 1-2 चीजें समझ लीजिए कि यहां सारा मुख्य मुद्दा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो राज्य का अधिकार होता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को शॉर्ट सर्किट करके उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए सीधे अगर केंद्र सरकार या केंद्र की जो सीआरपीएफ और इस तरह के बल हैं वो अगर सीधे कार्रवाई करने लगेंगे तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करेंगे और कहीं ना कहीं तानातानी राज्य और स्टेट की और सेंटर के बीच में, केंद्र के बीच में होगी।
इंडियन एक्सप्रेस के ने आज रिपोर्ट डिटेल किया, उसके अनुसार रांची के जो एसपी है उन्होंने बताया कि एक एफआईआर रजिस्टर की गई है जो वहां के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिनको रांची के लॉ एंड ऑर्डर के लिए नियुक्त किया गया था, उनके कहने पे हुई है। सीआरपीएफ पर आरोप है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, कोई बात ही नहीं की। दूसरा, उन्होंने वायलेशन ऑफ दफा 144 आईपीसी का सेक्शन 188 डिसोबीडियंस टू ऑर्डर बाय पब्लिक सर्वेंट। तीसरा, सेक्शन 353 असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र और बीजेपी जिस तरह से सीआरपीएफ का दुरुपयोग अपने चुनावी और अपने पॉलिटिकल उसके लिए कर रहा है, ये देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे ख्याल में सीटें 2 सीटें ज़्यादा आएँ, 2 सीटें कम आएँ, आप जीतें या हारें, उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमारा देश ताकतवर है, स्टेट और का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कायम रहे, उस पर कोई आँच ना आए। लेकिन अगर आप अपनी बार बार ये सीआरपीएफ भेजने लगेंगे और बिना स्टेट गवर्नमेंट की, तो इस पे ज़रूर आँच आएगी। तो अभी भी समय है, चेतिए। ये ईडी सीबीआई का जो आप एक सुबह से शाम तक चलता रहता है वो अपना चलने दीजिए, लेकिन उसमें सीआरपीएफ और सीआईएसएफ केंद्रीय बलों को मत लाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।